जय हिंद दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल के लिए आज से हम एक तूफान सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें 110 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन का 30, सामान्य विज्ञान से 20, कंप्यूटर से 20 और झारखंड से 40 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कुल मिलाकर 110 होते हैं। इसको पूरा तरीका से रैपिड स्पीड में हम रिवीजन करवाने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिएगा और साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक रहेगा, उसमें से 10 रिलेट करके हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरा हम रिलेट करके बताने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग साथ में अच्छे से चलिएगा और देखते चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। बहुत यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। 110 प्रश्न जो है उसमें बहुत सारा प्रश्न यहाँ से लड़ने वाला है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देश से प्राप्त हुआ है। और लहुरा देश जो है वो उत्तर प्रदेश में एक स्थल है जहाँ से प्राप्त हुआ है चावल का साक्ष्य। देखिए 9000 बीसी पुराना साक्ष्य बताता है कि चावल का यहाँ पे प्रमाण मिला है। तो इस तरह से ये सबसे पुराना साक्ष्य के रूप में देखा जाता है लहुरा देव, कृषि के लिए साक्ष्य सबसे पुराना। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे क्या मारेगा, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान वाला है। तो देखिए मेहरगढ़ जो पाकिस्तान वाला है वो 7000 बीसी के बारे में बताता है और ये बताता है कि यहाँ पे गेहूं का साक्ष्य मिला है, गेहूं का प्रमाण मिला है। लेकिन आप अच्छे से देखिएगा तो गेहूं का प्रमाण यहाँ पे 7000 बीसी में मिला है और चावल का प्रमाण लहुरा देव में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 9000 बीसी में मिला है पहले। तो 2000 बीसी पहले की बात बता रहा है ये उत्तर प्रदेश लहुरा देव। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अब मेहरगढ़ नहीं मारना है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर कृषि का पूछा जाए तो लहुरा देव होगा, न कि मेहरगढ़ होगा। ये ध्यान में रखिएगा। लहुरा देव के बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही एक स्थल है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से भी चावल के भूसी का प्रमाण मिला है। तो इसके बाद दूसरा नंबर में अब कोल्डिहवा आता है और तीसरा नंबर में पाकिस्तान वाला मेहरगढ़ आता है। तो एक नंबर में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो होगा लहुरा देव, ठीक है, जहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2 नंबर में कुलडिहवा, जहाँ से चावल की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और 3 नंबर में अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान वाला है, यहाँ से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन गेहूं का बोले तो एक नंबर में ये मेहरगढ़ ही होगा। अगर ये पूछ दे कि गेहूं का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये मेहरगढ़ होगा, लेकिन ऐसा पूछा अभी तक नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये हाल के शोधों के आधार पर हम बता रहे हैं, जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसी फॉर्मेट पर पूछेगा। ठीक है, कुछ अन्य बात भी देख लेते हैं, क्योंकि ये प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल का बात है। तो हम उसके बारे में कुछ बात देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक गुफा चित्रकला जो है फेमस रहा है, ये कहाँ का रहा है तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से ये रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है बुर्ज होम। ये बुर्ज होम कहाँ पे है? तो देखिए बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है और गर्त आवास प्राप्त हुआ है। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि बुर्ज होम कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो गर्तवास प्राप्त हुआ है, गर्तवास प्राप्त हुआ है। और मानव कंकाल जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है और कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। इसके बाद देखिए पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे पहले तो आदमगढ़। देखिए आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और उसके बाद बागोर, बागोर जो है वो राजस्थान में जगह है जहाँ से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और ये मध्य पाषाण काल का बात है। देखिए पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो वहाँ पे मानव आखेट से शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में रहते थे और मतलब जीवों को मार करके उसी को भोजन करते थे। इस तरह का स्थिति था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे हथियार से जानवरों को मारा करते थे और शिकार किया करते थे, जिसको उसको मैक्रोलिथ कहा जाता था। जो छोटे छोटे हथियार बनाया करते थे पत्थरों को काट करके, उसके बाद नुकीला बना करके, उसको मैक्रोलिथिक कहा जाता था।
तो उस समय मतलब देखा जाए तो शिकार ही किया करते थे। लेकिन आदमगढ़ क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में है, बागोर क्षेत्र जो राजस्थान में है, यहाँ पर देखा जाता है तो कृषि प्रारंभ, यहाँ पे पशुपालन जो है प्रारंभ हो चुका था। लेकिन नियमित रूप से देखा जाए तो नहीं प्रारंभ हुआ था, बस स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर नियमित रूप से पूछा जाएगा ना, तो कृषि का प्रारंभ जो है और पशुपालन का जो प्रारंभ है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था, जब पहिए का आविष्कार हो गया था, जब आग से लोग परिचित हो गए थे, तब की स्थिति को ये बताता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली पालन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो ये पीसी कल्चर कहलाता है। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ अध्ययन का बात आया, तो कुछ और देख लेते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे एपी कल्चर, तो एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। उसके बाद एबी कल्चर, ये पक्षी पालन से संबंधित है। एबी कल्चर पक्षी पालन और एपी कल्चर मधुमक्खियों का पालन, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है। एपी है तो उसमें मधुमक्खियों का पालन, और एबी कल्चर ये पक्षियों का पालन है, ठीक है। उसके बाद पीसी कल्चर तो समझ गए क्या है, तो ये मछली का पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित जो पालन किया जाता है उससे संबंधित है सेरीकल्चर, ठीक है। उसके बाद सिल्वरी कल्चर जो है वन संवर्धन से संबंधित, वन उत्पाद से संबंधित है सिल्वरी कल्चर, ठीक है। उसके बाद ओलेरी कल्चर, ये सब्जियों की कृषि से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों की खेती से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों की खेती से संबंधित है। उसके बाद बीटी कल्चर, बीटी कल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। बीटी कल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। ये सब लिखते चलिएगा, बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा। बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ये सब हम लिख करके भी पढ़ा सकते थे, लेकिन क्या है कि मेरे पास उस तरह का लिखने के लिए कोई मतलब यहाँ पे साधन नहीं है, कुछ उस तरह का अवेलेबल नहीं है, जैसे इसके लिए टाइप होना चाहिए या तो पेड होना चाहिए, इस तरह का मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने का। ये सिंपल मोबाइल से रिकॉर्ड होता है, सब मोबाइल से एडिट होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। जितना भी आप देखते हैं ना, सब हम मोबाइल से ही एडिट करते हैं। एक छोटा सा मोबाइल है, उसी से सब हम एडिट करके आप लोग को देते हैं, इसीलिए हम थोड़ा कम लिख पाते हैं। लेकिन आप लोग का अगर सहयोग प्यार रहेगा तो हम जल्दी से लिखने वाला चीज़ एक होता है जो ले लेंगे, कम से कम एक छोटा सा पैड ले लेंगे जिस पर हम लिखेंगे तो आसानी से सब कुछ लिख कर बता पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, और ये सीरीज़ को अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक पर डे हम 7 बजे ये सीरीज़ को लाएंगे, मॉर्निंग में 7 बजे मॉर्निंग में ये सीरीज़ आएगा पर डे। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तब, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम इसको फिर नहीं तो रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम इस सीरीज़ को पूरा आगे बढ़ाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। 110 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन में आप कितना बना सकते हैं वो आप तब पता चलेगा जब आप इसको बनाएंगे। और इसमें हम कुछ और क्वेश्चन ऐड करेंगे जब आप लोग थोड़ा फीडबैक देंगे कि नहीं इसमें क्वेश्चन बढ़ाया जाए, तो हम इसमें और क्वेश्चन को ऐड करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है, बस आप लोग दिमाग दिल से थोड़ा प्यार दीजिए, हम सब कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। एग्रोनॉमी एक है यहाँ पे अध्ययन, एग्रोनॉमी ये फसलों की खेती से संबंधित है, फसलों की खेती से संबंधित है एग्रोनॉमी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है एपी कल्चर जो बार बार पूछता है, मधुमक्खियों के पालन से संबंधित, और एवी कल्चर ये पक्षियों के पालन से संबंधित है, ये बहुत बार पूछता है। सेरीकल्चर भी पूछता है, रेशम कीट से संबंधित जो है। तो ये 2-3 बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की माता एडा लवलेस को कहा जाता है, एडा लवलेस को कहा जाता है।
देखिए कंप्यूटर की माता जो है ना वो पूछ सकता है, कंप्यूटर का पिता तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछ चुका है। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, तो ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहते हैं। माता कहते हैं एडा लवलेस को कहते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब कंप्यूटर का बात आया तो कुछ अन्य बात देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। इससे एक दिन पहले हम एड्स दिवस मनाते हैं। एक दिन पहले 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, अवेयर करने के लिए कि जो कंप्यूटर साक्षरता है या डिजिटल जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है विश्व स्तर पर 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं और एड्स जो है भारत सरकार डिसाइड की है कि 2030 तक एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा विश्व में एड्स को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो 2030 है। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। ये तो ज़्यादातर पूछता नहीं है लेकिन दिमाग में रखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का। फिर देखिए कंप्यूटर जो है उसमें भारत में देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर जो पहला बना था वो कौन था, तो ये परम 8000 मतलब 8000, परम 8000 कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये परम 8000 था। ठीक है, और बग और एक बीट होता है कंप्यूटर में, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और फंसाता भी है। देखिए यहाँ पे जो बग है वो बग कहते हैं कंप्यूटर का ये दोष होता है, दोष त्रुटि बोलिए या अशुद्धि, ये इसको कहा जाता है बग। कंप्यूटर के भाषा में जो बग शब्द है वो दोष के लिए, त्रुटि के लिए या अशुद्धियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और बीट जो है ना कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। और बीट जो होता है ना बाइनरी डिजिट में होता है, मतलब 0 और 1 के क्रम में होता है, 0 और 1 के क्रम में होता है। कंप्यूटर जो भाषा इनपुट लेता है ना वो 0 और 1 के क्रम में लेता है, और जो देना होता है आउटपुट वो हम लोग के समझने वाला भाषा के रूप में देता है, इंग्लिश हिंदी जो भाषा होता है उसमें देता है। और कंप्यूटर सबसे अच्छे तरीक़ा से कौन सा भाषा को समझ सकता है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, समझ सकता है, तो वो संस्कृत है। एक बार क्वेश्चन पूछा इसको। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका से कंप्यूटर इसलिए समझता है संस्कृत को क्योंकि संस्कृत जो है ना बहुत बड़ा शब्द को बहुत छोटे शब्दों में बोलने की क्षमता और लिखने की क्षमता रखता है, इसीलिए उसको सबसे अच्छा तरीका से वो समझ पाता है। ठीक है, तो बीट जो होता है ना 0-1 के क्रम में होता है, बाइनरी डिजिट इसको कहते हैं। इसके क्रम में ये कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट जो है ना वो हमारे भाषा में, जो भाषा में हम समझते हैं उस भाषा में देता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीट क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। और बग क्या है, कंप्यूटर का ये दोष है, त्रुटि है, अशुद्धि है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना अच्छा तरीका से, एक प्रकार से वायरस है ये बग। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कोई बैंक के एग्ज़ाम में, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन पूछा था बैंक के एग्ज़ाम में कि आप बताइए कि जो कंप्यूटर का सीपीयू है वो तेज़ चलता है या मनुष्य का मन, तो आप मारेंगे एक मनुष्य का मन। मनुष्य का मन जो है ना वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। सोच लीजिए आप अगर झारखंड में बैठे हुए हैं और पता चलेगा कि बैठे बैठे कभी महाराष्ट्र घूमने गए थे तो वहाँ पे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, आप हैं फिजिकली यहीं पे लेकिन कहाँ पे माइंड चला गया पता नहीं, वहाँ पे समुद्र बीच के किनारे चारों तरफ घूम रहा है दिमाग, ऐसा होता है। तो आप अगर कभी अमेरिका गए हैं तो पता चलेगा कि बैठल है इंडिया में और आपका दिमाग अमेरिका में घूम रहा है। तो कंप्यूटर से फास्ट जो है ना मनुष्य का मन चलता है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम यहाँ बताएं कि अगर कभी पूछेंगे कि तेज सबसे ज़्यादा कौन चलता है, कंप्यूटर का सीपीयू या मनुष्य का मन, तो मनुष्य का मन, दिमाग ये तेज चलता है क्योंकि हमारा मन और हमारा दिमाग ने ही कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो रोहिणी देवघर से हुआ था।
रोहिणी देवघर से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 1857 की क्रांति देवघर रोहिणी से जो प्रारंभ हुआ था, वहाँ पे 32वें रेजिमेंट के नेतृत्व कर रहे थे मैकडोनाल्ड। यहाँ पे नॉर्मन लेस्ली को क्या किया गया था, हत्या कर दिया गया था और उसके बाद ये आंदोलन पूरी तरीक़ा से भड़का था, लेकिन संथाल परगना में नहीं फैला था, क्योंकि संथाल परगना में इससे 1 साल 2 साल पहले एक लड़ाई हुआ था, संथाल विद्रोह, जिसमें बहुत सारे संथालियों को अंग्रेज़ों ने मार दिया था। तो अंग्रेज से वो सब भड़के हुए थे, डरे हुए थे, इसीलिए वे सब भाग नहीं लिए थे। तो पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड में अछूता रहा था 1857 की क्रांति से, तो संथाल परगना इससे अछूता रहा था। हालांकि संथाल परगना से ही चालू हुआ है, जो देवघर है वो संथाल परगना में ही आता है, लेकिन संथाल परगना में फैला नहीं, ये फिर आपका जो है फैल गया किधर, तो ये फैल गया पूरा तरीका से इधर गिरिडीह तरफ में, जो रामगढ़ का साइड है, जो हजारीबाग का साइड है, इस तरह आया था। और इसमें देखा जाए तो रोहिणी से प्रारंभ हुआ, उसके बाद अगर देखें तो हजारीबाग के साइड में अगर सुरेंद्र शाही नेतृत्व किए थे, इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद जैसे ये रांची की ओर बढ़ा, तो रांची की ओर वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे रांची में नादिर अली और उसके बाद जयमंगल पांडे। लेकिन ये नादिर अली और जयमंगल पांडे को कोई काम पड़ा था और ये सब जा रहे थे चतरा से होते हुए, इनको जाना था वीर कुंवर सिंह से मिलने के लिए बिहार। लेकिन क्या होता है कि चतरा में ही मेजर इंग्लिश है, इन दोनों को पकड़ लेता है, नादिर अली और जयमंगल पांडे को, और इनके साथ में मुठभेड़ होता है। लेकिन यहीं पर पंसिहारी तालाब के सामने फांसी की सज़ा चतरा में दे दिया जाता है नादिर अली और मंगल पांडे, जयमंगल पांडे। इस तरह से 1857 की क्रांति में सबसे पहले झारखंड के क्षेत्र में यही दोनों शहीद हुए थे। एक्चुअली में ये डोरंडा रांची के क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। अब यहाँ पर जब खाली हो गया जगह, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचा, तब आए थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उनका जो है दीवान हुआ करते थे पांडे गणपत राय। उसके बाद यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, ये डोरंडा क्षेत्र से फिर नेतृत्व संभाले थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उसके बाद पंडित गणपत राय, लोहरदगा के क्षेत्र से पंडित गणपत राय थे और ये दीवान हुआ करते थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। तो इन्होंने नेतृत्व में अपना योगदान दिया था और फिर रांची के क्षेत्र से अपना मोर्चा संभालने का काम किया था 1857 की क्रांति में। लेकिन हुआ क्या कि फिर बाद में इनको जिला स्कूल के सामने, मतलब वहाँ पे कदम के वृक्ष पर लटका कर फांसी के दे दिया जाता है, ये दोनों को, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को। इसके बाद देखा जाए ना तो अगर रामगढ़ के क्षेत्र में एक प्रकार से ये भी रांची के क्षेत्र में ही आता था। इसमें अगर देखेंगे चूटू पालू वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे टिकैत उरांव और इनका दीवान हुआ करते थे शेख भिखारी। तो शेख भिखारी जो है इनको उसकाए थे टिकैत उरांव को कि देखिए अगर अंग्रेज लोग के साथ नहीं लड़िएगा तो आपका भी संपत्ति छीनिए जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ये दोनों मिल करके लड़े थे और इनको चूटूपाली को घाटी के क्षेत्र में ही फांसी की सज़ा दिया गया था। पलामू के क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे नीलांबर पीताम्बर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो पलामू क्षेत्र से कौन कर रहे थे, नीलांबर पीताम्बर। और सिंहभूम के क्षेत्र से अर्जुन सिंह कर रहे थे, सिंहभूम के क्षेत्र से अर्जुन सिंह कर रहे थे। तो याद रखिएगा, सिंहभूम के क्षेत्र से अर्जुन सिंह, पलामू के क्षेत्र से नीलांबर पीताम्बर और रांची के क्षेत्र से मतलब विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। उसके बाद अगर चतरा के क्षेत्र से देखेंगे तो नादिर अली, जयमंगल पांडे, हालांकि ये डोरंडा से कर रहे थे। उसके बाद रामगढ़ के क्षेत्र बोलिए या इसको रांची के अंतर्गत ही रख कर देखिए तो ये टिकैत उरांव और शेख भिखारी थे। तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर सेशन समझ में आ रहा होगा तो हमको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो रेड वाला बटन प्रेस करके, और थोड़ा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वही सब हमारा ऊर्जा है। आप लोग का लाइक मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग को काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।